ये मौका है ये प्रूव करने का कि आखिर आपका अपना पेरेंट्स के प्रति और ऑब्वियसली इस देश के प्रति क्या जज्बा, क्या जुनून और क्या कमिटमेंट है। मैं कहना चाहता हूं बेटा कि ये समय किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन का नहीं है, ये समय 100% फोकस का है। मैं चाहता हूं कि लास्ट टाइम के जो मॉडल्स पेपर हैं एमकेसी के जरूर देखिए आप एयरफोर्स के, आपको मदद करेंगे नई ऊर्जा और नए जोश को। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक नए जोश नए जज्बे के साथ आप बढ़ेंगे। पूरा एमकेसी परिवार आपको ढेर सारा आशीर्वाद देता है और हम आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे कि इस एग्जाम में आप कमाल करके आए और फाइनली जो आपका ड्रीम, जो आपका सपना है वाकई में उस नीली वर्दी को पाना, उन स्टार्स को अपने सोल्जर पे सजाना और फाइनली जेंटल एयरमैन कैडेट कहलाना। और उस जर्नी के लिए आप बढ़ चुके हैं। सौरभ सर के दिल से दुआएं और आशीर्वाद आपके लिए बेटा। आप जाएं, कमाल करें और बिल्कुल इस एग्जाम को वाट लगा के आए। एंड वेलकम फ्रॉम द ऑल द वे। और हम बिल्कुल तन मन धन से आपके लिए पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप कमाल करेंगे और अपनी इस वर्दी को जरूर तय करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। गिरते हैं संगे मैदान में घुड़सवार ही, वो तल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। एग्जाम है बच्चों आपका, ऑल द बेस्ट उसके लिए, जान लगा दीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, आप सभी को इस अपकमिंग एग्जाम के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक। बेटा इस एग्जाम को आखिरी एग्जाम मान करके बेटा प्रयास करना, और कहा जाता है बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं उमेश पांडे, फैकल्टी ऑफ अर्थमेटिक एंड रीजनिंग एट मेजरकलसी प्रयागराज। मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों को आपके आगामी परीक्षा वाई ग्रुप जो कि 12 जुलाई से 18 जुलाई को होने जा रही है, इसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही बेहतर हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान देना, एग्जामिनेशन में टफेस्ट क्वेश्चन में उलझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना और उन क्वेश्चंस को छोड़ करके अगले क्वेश्चंस पर जंप करने की प्रयास करना। नहीं तो जो 1 2 4 क्वेश्चंस जो टफेस्ट मिलेंगे उनमें आप उलझ करके अपना पूरा समय बर्बाद कर लेंगे और फिर आपको आते हुए प्रश्न भी आपके छूट जाएंगे। तो चतुराई से पेपर देना और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का पेपर बेहतर जाएगा। चलिए फिर एग्जाम के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है बच्चों जहां पर एयरफोर्स आपको जॉब देने को तैयार है और आप भी अपना फोकस होके उस जॉब को पाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सब बच्चे बस अपने एग्जाम में काम रहे और फोकस रहे। दिस एग्जाम इज फॉर यू, दिस जॉब इज फॉर यू। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, मैं विजय शंकर मौर्य, मैथ्स फैकल्टी मेजर कलसी क्लासेस। आप सभी को मेजर कलसी क्लासेस की तरफ से इंडियन फोर्स के अपकमिंग एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना बेहतर करें बच्चों और प्रयास करें कि नेगेटिव मार्किंग से बच सके। ओके बच्चों, थैंक यू। जय हिंद बच्चों, आने वाले इंडियन एयरफोर्स एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और आप ज्यादा क्वेश्चंस करें और ज्यादा मार्क्स गेन करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। एयरफोर्स एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद बच्चों, आपके एयरफोर्स के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आप लोगों को उसी क्वेश्चन को कोशिश करना है जो क्वेश्चन लगे कि हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। जय हिंद बच्चों, आपके एग्जाम की। जय हिंद बच्चों, आपका एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, आने वाले एयरफोर्स एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। खुद में विश्वास रखें और अपना सर्वोत्तम दें। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट। दिमाग को शांत रखिएगा और पूरी इंटेंसिटी से पेपर दीजिए। आप अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ इज कुमार अखिलेश सिंह, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, मेजर कलसी क्लासेस। तो जैसा कि आपके एग्जाम्स हैं 12 से 18 जुलाई के अंदर आपके एग्जाम होने हैं और आपके इन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे से पेपर करिएगा और कोशिश करिएगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको अवॉइड करिएगा। सही आंसर्स आप लगाइएगा। अगर आपको आता है तो उसको टिक करिएगा, नहीं आता है तो उसको लीव करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों को अपकमिंग एयरफोर्स के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से बस इतना कहना है कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, उस पे आप टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें और बिल्कुल कूल होके एग्जाम दें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
All the best. Hello, good morning and Jai Hind student. First of all, we have a good wish for your examination. अभी टाइम आ चुका है आपके, जो आपने मेहनत, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत किया है, तभी वो आपको रंग दिखाना है, ठीक है। और मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप तुक्का बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल केयरफुली रीड आउट करना, इसलिए कि उसमें छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। अब बिल्कुल निगेटिव मार्किंग मत करना कि अंदाज से टिक लगा दे रहे हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो आपको स्कोर को कम कर देता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन में गलत होने वाले होते हैं। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो 3 ऑप्शन उसमें गलत होने वाले, मैक्सिमम चांसेस ये है कि वो गलत हो जाएंगे। इसलिए आप ये तुक्का वाला सिस्टम छोड़ देना और अच्छे से क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना, ताकि छोटी छोटी चीजें भी आपका कवर हो, ठीक है। एंड लास्टली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जय हिंद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एनडीए एग्जाम। बच्चों, शॉर्टकट में आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, एग्जाम देने से पहले आप हर एक सब्जेक्ट के सारी थ्योरी और सारा सिलेबस रिवाइज करके जाएं। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप अच्छे से पेपर पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखना है, जवाब देना है, और डेफिनेटली इस बार आपका सिलेक्शन होगा। All the best. Thank you. Hello students, this is Ramesh Maurya, the faculty of English. Best of luck for your upcoming Air Force exam. May you get selection in this exam. Best of luck. Thanks so much. Jai Hind. जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अंसारी सर इंग्लिश फैकल्टी एयरफोर्स के उन बच्चों को मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और इतना कहना चाहता हूं कि एग्ज़ाम के दरमियान आप लोग एकदम धैर्य से और बहुत ही शांत मन से एग्ज़ाम दीजिएगा और कुछ करके दिखाइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एयरफोर्स एग्जामिनेशन। और इस शेर के साथ कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो हमेशा याद रखिए, जीत के लिए हमें पर को खोलना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोग करेंगे। बच्चों, एक बार फिर एयरफोर्स के एग्जाम के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके जीवन के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप नेवी के एग्जाम में और आने वाले अपने फोर्थकमिंग एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दो, और साथ ही साथ ध्यान रखो कि जो आता है उसी पर आप फोकस करो, जो नहीं आता है नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए गलत करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद डियर कैडेट्स, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेजर कलसी के परिवार में। आपको अपकमिंग आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेजर कलसी परिवार की तरफ से, और ये इंश्योर करता हूं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको मालूम है आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उस एग्जामिनेशन में आप सभी लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक अपने क्वेश्चंस को टिक करना है, एंड उसके लिए मैं आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बेटा, बस एक ही बात कहेंगे कि आप एग्जाम में जाते जाते संपूर्ण चीजों को पढ़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। प्यारे बच्चों, आपके अपकमिंग एयरफोर्स एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आप इस एग्जाम को बेहतर करके आना। बच्चों, कॉन्फिडेंस में रहना अंतिम समय में, और बेहतर ही होगा आपका। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। जय हिंद। बच्चों, जब आप सफलता के लिए अपने रास्तों से लड़ते हैं तो मजबूत बनो। जिस कठिनाई का आप सामना करते हैं वह आपकी सफलता के सामने कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आगे बढ़ना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और इस बात को याद रखिएगा बच्चों, जिसने खुद को खर्च किया है गूगल पे, उसी को लोगों ने सर्च किया है। और बच्चों, आप सभी को बता दें, आप सभी का एग्जाम है, इस एग्जाम को अच्छे से फेस करना है। आप सभी को मेरी तरफ से और पूरे एमकेसी की टीम तरफ से आप सभी के एग्जाम की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय हिंद बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से, और मुझे लगता है कि काफी बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि आखिर मेजर कलसी क्लासेस कब आपके लिए वो विशेष मॉडल पेपर्स लेके आ रहा है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे, तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक मॉडल पेपर के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप स्टडीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप गाइडलाइंस ले रहे हैं, बट मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम को श्योर शॉर्ट क्वालिफाई करना है तो जरूर से जरूर इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करिएगा, जो लगातार आपके एग्जाम के लिए हम रिलीज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ऑफलाइन प्रोग्राम में भी हम तेजी के साथ यार ओपन हो गए। 1
जुलाई में देश में सबसे पहले आगाज हमने किया है, एक नए जज्बे, एक नए जुनून के साथ, केवल एक उद्देश्य से कि अब कोई भी बच्चा बिना वर्दी के नहीं रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मॉडल पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चा बिना टाइम वेस्ट के जम के इसको लगिए, इसको मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना भी हमारा जेंटल एयरमैन कैडेट बनने वाला है इस देश का बच्चा, जो हमारा एयरफोर्स का एस्पिरेंट है, उसको एक प्रेरणा जानी चाहिए, उससे तक ये पहुंचना चाहिए कि आखिर सटीक और बिल्कुल अप टू द मार्क क्वेश्चन कलेक्शन का मतलब क्या होता है। और वाकई में अगर आपने लगातार इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली, जो कि लगातार आपको वन डे के अंतराल पे आएंगे, जो टीम पूरी स्टडी करेगी और आपके सामने मॉडल पेपर परोसे जाएंगे, पूरे के पूरे मॉडल पेपर रहेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे डेली ये पेपर आपके सामने होगा। बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहला काम बच्चा ये करना है कि मॉडल पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को लगाना है और एक बेहतर नोट्स बनाना है और फाइनली एयरफोर्स वाले एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाना है। थैंक यू सो मच और बिल्कुल शुरू करते हैं मॉडल पेपर। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मेजर कलसी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के मॉडल पेपर्स में। आ जाइए बच्चे, सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास में आइए। जैसा कि आप जानते हैं 1 तारीख से आज तक लगातार हम आपके लिए ला रहे हैं मॉडल पेपर्स, आपकी प्रैक्टिस को बहुत वैल्यूएबल बनाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत बनाने के लिए। उसी सीरीज में इंग्लिश के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स का आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन पढ़ें। हर आंसर्स आर टू डैश पॉइंट। टू द पॉइंट आपने अक्सर सुना होगा। टू द पॉइंट अगर आपने सुना है तो टू द पॉइंट के लिए पहले का आंसर हो गया C4 कैलकाटा। यह हुआ बच्चों पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल पर। शी वेंट डैश सी। शी वेंट टू द सी शोर। सी शोर माने समुद्र का किनारा। वो समुद्र के किनारे पर गई। तो किनारे पर जाने के लिए इनटू नहीं लगेगा, ये अंदर समाने के लिए लगता है। ऑन नहीं लगेगा, ये आने जाने के लिए नहीं लगता। इन भी अंदर के लिए लगता है। टू इकलौता विकल्प बचा दूसरे का C4 कैलकाटा 2। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आइए। द ब्लाइंड डैश। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, जैसे ब्लाइंड, इंटेलिजेंट, डेफ वगैरह वगैरह से पहले लगने वाला डेफिनेट आर्टिकल प्लूरल नाउन का सेंस देता है। किसका देता है? प्लूरल नाउन का सेंस देता है। उस केस में क्या होगा? द ब्लाइंड आर हेल्पलेस। मन करेगा इज लगाने का, लेकिन लगाना पड़ेगा बी फॉर बॉम्बे। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस होगा, बहुवचन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डोंट प्रोहिबिट मी। मुझे मत रोकिए डैश हेल्पिंग द नीडी एंड द पुअर। जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता करने से मुझे मत रोकिए। तो से के अर्थ में लगेगा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब चौथे क्वेश्चन का जवाब होगा ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है आई डैश टेक एक्सरसाइज रेगुलरली इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में रोज कसरत करता था। बचपन की बात है, इसीलिए विल नहीं लग सकता, शैल नहीं लग सकता। वुड और कुड आप सोच सकते हैं भूतकाल में लगते हैं, लेकिन आई कुड टेक एक्सरसाइज का मतलब होगा कि मैं कसरत कर पाया, और आई वुड टेक एक्सरसाइज का मतलब होगा मैं कसरत करता था। कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूट कर रहा है? ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। यह स्पॉटिंग एरर का सवाल है। छठा और सातवां स्पॉटिंग एरर के सवाल हैं बच्चों। दिस इज योर पेन एंड दैट इज हर। तो यहां C4 कैलकाटा में गलती है कि ये आपका पेन है और वह उसका पेन है। उसके के लिए हर की जगह होगा हर्स, क्योंकि हर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, जबकि हर्स क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव पर सेंटेंस खत्म नहीं होता, हर के बाद कोई ना कोई नाउन आनी जरूरी है, लाजमी है। 7वें सवाल को देखें। आई वॉक्ड ब्रिस्कली। ब्रिस्कली माने लापरवाही से, बेतकल्लुफी से, ध्यान दिए बिना। तो आई वॉक्ड ब्रिस्कली, मैं लापरवाही से चला।
धीरे धीरे चला, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो आई शैल गेट, यहाँ शैल आपका गलत है और शैल की जगह लगेगा शुड, आई शुड गेट वेट इन द हैवी रेन। तो मैं लापरवाही से चला मतलब रफ्तार से चला कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बारिश में भीग जाऊं। 7 क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। मिस स्पेलिंग का सवाल है। आपके सामने 4 वर्ड मौजूद हैं जिनकी स्पेलिंग आपको बोर्ड पर दी गई है। चारों अलग अलग वर्ड हैं। 4 में से 3 वर्ड की स्पेलिंग सही है, 1 की गलत है। जिसकी गलत है उसी का जवाब आपको देना है। तो देखिए, एफिशिएंट की जो स्पेलिंग लिखी है सही लिखी है, मैग्निफिशिएंट की भी सही लिखी है। मैटर इधर उधर हो रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, डेफिशिएंट भी सही है। रेटिसेंट हमारे पास गलत है, इस एस की जगह होगा सी। रेटिसेंट भावनाएं, एफिशिएंट पर्याप्त, एफिशिएंट मतलब सक्षम, मैग्निफिशिएंट बेजोड़ बिंदास बढ़िया, डेफिशिएंट कमी। तो यहां पर गलत स्पेलिंग वाला शब्द हमको ढूंढना था जो रेटिसेंट था। एक बार फिर से मैं इरेज करता हूं, देखिए एस यहां लगा है, एस की जगह सी लगेगा, काम हो जाएगा। उसके बाद सबसे आसान सवाल वॉइस, वॉइस के सवाल का जवाब दें। हु लाइक्स यू सेंटेंस है। पहला विकल्प मतलब कौन आपको पसंद करता है, बाय हुम इज यू लाइक्ड, इस गलत है, इस नहीं लगेगा यहां पर क्योंकि यू के हिसाब से आर लगना चाहिए। बाय हुम आर यू लाइक्ड फिर भी ठीक है, हुम इज यू लाइक्ड कोई मीनिंग ही नहीं, हुम आर यू लाइक्ड कोई मीनिंग नहीं। आंसर क्या हुआ? बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। नरेशन का सवाल होगा। नरेशन के सवाल में देखिए, शी सेड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। उसने कहा वो सब कुछ सही है जो कि सही से खत्म होता है। पहला ऑप्शन शी सेड दैट ऑल वाज वेल। अब ये देखिए कि क्या इस दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को बदला जाएगा। भाई ऑल इज वेल एक इडियम टाइप का हो गया, इसलिए टेंस में नो चेंज। शी सेड दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यही सही जवाब होगा। ऑल इज वेल दैट एंडेड वेल ये गलत है क्योंकि इसके को टेंस का चेंज नहीं किया गया जबकि इसका कर दिया गया। और जो डी ऑप्शन हमारा आधा दिख रहा है, पूरा देखें तो शी सेड दैट ऑल वाज वेल दैट एंड्स वेल, इसमें इसका टेंस बदला, इसमें इसका टेंस बदला गया जबकि इसका नहीं बदला गया। कुल मिला के ये 4 में से 3 विकल्प गलत होते हैं और सही विकल्प हमारा होगा बी फॉर बॉम्बे वाला। शी सेड दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो वॉइस नरेशन तक 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। सिनोनिम पर्यायवाची, सिनोप्सिस इसका मतलब ही होता है सारांश। जैसे रिसर्च करने से पहले सिनोप्सिस लिखी जाती है, सारांश की अंग्रेजी होती है समरी। आंसर हो गया 11 का ए फॉर एप्पल। एंटोनिम देखिए 12वां सवाल वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, जैसे कपूर वोलेटाइल होता है। ऐसी चीजों के लिए शब्द वोलेटाइल का इस्तेमाल होता है जो आसानी से हवा में घुल जाए। फ्रेश इसका ना एंटोनिम होगा ना सिनोनिम होगा। स्टेबल ही हमारा आंसर होना चाहिए क्योंकि इसका मतलब होता है स्थायी। एंग्री क्रोधित का कोई लेना देना ही नहीं। फेवरेबल का मतलब पसंदीदा, इससे भी कोई लेना देना नहीं। 12वें का हो गया बच्चों बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड मतलब इस पूरे सेंटेंस को एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? एक पुरानी चीज, द थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं होती उसे कहते हैं भैया ऑब्सोलीट। पुरानी हो गई, अब इस्तेमाल में काम नहीं आती। एंशियंट माने बेहद प्राचीन, ऑब्स्टेकल माने बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन माने भी बाधा। उसके बाद आइए इडियम्स एंड फ्रेजेस के सवालों पर। एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना मतलब निकालना। एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब डिफिकल्ट जॉब, परेशानी वाली नौकरी, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम,
पनिशमेंट, दंड, प्राइवेट एंड्स टू सर्व, यही है राइट चॉइस। 14वें सवाल का आंसर डी फॉर डॉग, डी फॉर डेली। अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच पर आधारित एक सवाल है। होल शब्द का एडजेक्टिव आपको निकालना है, क्या होगा? होल माने संपूर्ण, इसी की एडवर्ब होती है होली, और ये होली पवित्र हो गया। ये सोल माने अकेला हो गया, यही सही जवाब है। होलसम, जिसका की मतलब होता है पोषक। मैंने कहा अपने फिजिकल को मेंटेन रखने के लिए आपको होलसम फूड खाना चाहिए। अगला सवाल 16वां सवाल, पास्ट फॉर्म बताइए विंड की। विंड की पास्ट फॉर्म, भूतकाल की फॉर्म क्या है? तो विंड की भूतकाल की फॉर्म होती है बच्चों वाउंड। वाउंड का मतलब हवा का चलना की सेकंड फॉर्म। वाउंड का मतलब चोट लगना भी होता है, लेकिन उस समय वो फर्स्ट फॉर्म होती है। आपको विंडेड से कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, नहीं होगा। तो 16 सवाल हम लोग देख चुके हैं। अब हमेशा की तरह अंतिम सवाल कॉम्प्रीहेंशन के सवाल। कॉम्प्रीहेंशन के सवाल के लिए पहले वीडियो को पॉज करिए, यहां तक पैराग्राफ पढ़िए, तब आगे चलिए। वीडियो को पॉज करिए, इतना पढ़िए। अब देखिए मैं इतने का मीनिंग बताता हूं। सेटल्ड लाइफ एंड कल्टीवेशन, लेकिन मेरे बताए हुए मीनिंग को सुनने से पहले पैराग्राफ पढ़िएगा जरूर। सेटल्ड लाइफ एंड कल्टीवेशन, व्यवस्थित जीवन, और कल्टीवेशन मतलब साक्षरता, पढ़े लिखे होने ने। गेव मैन लेजर, उसने मनुष्य को खाली समय दे दिया। अब उसे हमेशा भोजन पाने के बारे में नहीं सोचना है। खाली समय में वो उपकरण बना सकता है, होज और पोट्स बना सकता है, एंड वियर क्लॉथ्स, कपड़े पहन सकता है। पॉट्स माने बर्तन, होज माने उपकरणों में काम आने वाली छोटी चीजें। सम पीपल स्पेयर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, कुछ पीपल जो स्पेयर कर लेते हैं, अपने खुद के ही भोजन के अलावा पैदा कर लेते हैं। could even devote themselves to other activities all the time, वो हमेशा दूसरी गतिविधियों में खुद को लगा सकते हैं। This resulted in a division of, अब आगे चलते हैं, लेकिन आगे भी डिवीजन ऑफ तक अभी पढ़ा है, तो डिवीजन ऑफ तक डिसअपीयर कर दें। अब यहां पॉज करके आगे पढ़ लीजिए, तब मेरे बताए हुए मीनिंग को सुनिए, तब फायदा मिलेगा। देखिए, तो इसने क्या किया, कुछ लेबर का था, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम के डिवीजन को, लेबर के डिवीजन को जन्म दिया। द डिवीजन ऑफ लेबर मेड इट पॉसिबल फॉर वेरियस ग्रुप्स टू स्पेशलाइज, और श्रम के अंतर ने इसको लोगों को स्पेशलाइज बनाया। अब जैसे हमारे साथ इस समय हमारे टेक्नीशियन बैठे हुए हैं फैजल भाई, तो क्या है कि ये अपनी चीज के स्पेशलिस्ट हैं, हम अपनी चीज के स्पेशलिस्ट हैं। यही बात राइटर यहां कह रहा है कि भाई क्या अब क्या हुआ कि जैसे जैसे सभ्यता आगे डेवलप होती चली गई, तो लोग अलग अलग काम के स्पेशलिस्ट होते चले गए, वेरियस ग्रुप स्पेशलाइज हो गए। दैट इज टू एक्वायर ग्रेटर स्किल, कि हमारी योग्यता बढ़ने लगे और हम ज्यादा बेहतर टेक्निक सीखने लगे एक ही प्रकार के काम में। अब सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ, एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन के लिए जरूरत थी नियमों की। टू रेगुलेट, संभालने के लिए, बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, समाज के लोगों के बिहेवियर को संभालने के लिए नियम चाहिए थे। यह संभव ही नहीं था कि नो एग्जैक्टली हाउ रेगुलेशंस वर एस्टेब्लिश्ड, कि इस बात को एकदम कायदे से, करीने से पता कर लेना कि कैसे रेगुलेशंस बने। इट अपीयर, ऐसा महसूस होता है, दैट द डिसीजंस रिगार्डिंग द कम्युनिटी, कि जो डिसीजन है इस कम्युनिटी के संबंध में, वर टेकन बाय द पीपल एज अ होल, लोगों के द्वारा एज अ होल लिए गए, और बाय अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स, या तो बड़े लोगों के मशवरे के द्वारा, एज इन द प्रैक्टिस इन ट्राइबल सोसाइटीज, जैसा कि आदिवासी समाज में होता है। देयर वर परहैप्स नो किंग्स और एनी ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, शायद कोई भी राजा नहीं था या ऑर्गेनाइज्ड सरकार नहीं थी। मोस्ट लाइकली पूरी संभावना इस बात की है कि जो चीफ थे इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी ऑफ देयर क्वालिटीज, वो चीफ उनकी क्वालिटीज के लिए लोगों द्वारा चुने जाते थे।
लीडरशिप की क्वालिटीज के लिए। लेकिन ये जो चीफ थे ये अपनी पोजीशन को पास नहीं कर सकते थे अपने बेटों को, और वो एंजॉय करते थे ना के बराबर स्पेशल प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब विशेषाधिकार। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जो पुरातत्व संबंधित खुदाई हैं, उन्होंने रिवेल किया है, रहस्य खोला है कि एनीथिंग which would indicate the prevalence of a higher status, कि कोई भी चीज जो दिशा दिखाती थी विशेषाधिकार को ऊंचे स्टेटस के, for some members of the community, कुछ मेंबर्स के लिए, this is also supported by the study of life in many tribes in modern times। ये सपोर्टेड है जीवन के अध्ययन से बहुत सारे कबीलों के आधुनिक समय में। ट्राइब माने कबीले, आदिवासी। इसलिए सोशल इनइक्वालिटीज डू नॉट सीम टू हैव एमर्ज्ड इवन इन नियोलिथिक टाइम्स। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पुरापाषाण, मीजोलिथिक मध्यपाषाण, नियोलिथिक नवपाषाण। तो नवपाषाण काल तक इस प्रकार की इनइक्वालिटीज देखी नहीं गई। What did man do in his spare time? मनुष्य ने अपने खाली समय में क्या किया? Made stone tool, made hose or pots, weave cloths, all of the above। तो भैया all of the above। 17वें का D for Delhi, ये सारे काम किए। राइटर ने ऊपर ऐसा कहा है ना भाई, 17वें का D for Delhi। ये बात राइटर ने बताई है कि उसने सारे काम किए। पैराग्राफ में डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, जो श्रम बांटा गया उसका मतलब क्या है। स्पेशलाइजेशन टू एक्वायर ग्रेटर स्किल, सही जवाब हो सकता है। लर्निंग अर्थमेटिक, ऐसी तो बात ही नहीं हुई। वर्किंग इन ग्रुप्स, ये भी बात नहीं हुई। वर्किंग फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम तो आज की डेट में होता है, कोरोना के समय में, उस समय थोड़े ना होता था। तो ए फॉर एप्पल 18वें का हो गया। ए फॉर एप्पल कौन से पीरियड में डू द नियोलिथिक टाइम्स रेफर, कि जो नियोलिथिक टाइम है ये कौन से समय की बात करता है। लेटर पार्ट ऑफ द स्टोन एज, अर्ली पार्ट ऑफ द स्टोन एज, लेटर पार्ट ऑफ द आइस एज, मीडिएवल टाइम्स, ये लेटर पार्ट ऑफ द स्टोन एज की बात करता है, पाषाण युग के अंतिम भाग की बात करता है। ए फॉर एप्पल, चीफ्स वर इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी फॉर देयर क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। 20वें का बी फॉर बॉम्बे। तो बच्चों ये मॉडल पेपर यहां खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी आपके अगले मॉडल पेपर में। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेजर खलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम लोग लाए हैं रीजनिंग का मॉडल पेपर, जहां हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस का। बच्चों सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बच्चों आप सभी के एग्जाम पास में हैं, तो कहीं ना कहीं ए मॉडल पेपर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चों बिना देर किए हुए चलेंगे हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों ऐसा आप मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस आपके इजी और मॉडरेट दोनों हैं, लेकिन बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इन क्वेश्चनों पे यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो आप एग्जाम में कम टाइम में चीज़ों को कर पाएंगे। और बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और देखो कि 15 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। बच्चों ये बात ध्यान देना, 15 में 15 यानी 15 में 15 पूरा का पूरा आपको सही करना है। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो सारे बच्चे करते हैं। अगर आप इस सेक्शन में बच्चों वीक पड़ जाओगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके प्रॉब्लम आ सकता है। तो बच्चों इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और वो भी सही करना है। आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, सारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बच्चों अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर है, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। बच्चों ये हमारा वर्ड अरेंजमेंट चैप्टर होता है, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, जो चीज़ें हैं इनको अरेंज करना है, लेकिन एक सार्थक क्रम में। तो इनका क्रम क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। बच्चों अगर हम बात करें ललाट, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, ललाट मतलब माथा होता है बच्चों, यानी सबसे पहला अगर हम अपने पार्ट की बात करें, जो बॉडी पार्ट है, अगर यहाँ पर बात करें बच्चों, तो जो भी हमें यहाँ चीज़ें दी गई हैं उसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ललाट आएगा। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, आंखें आएंगी।
और आंखों के बाद क्या आता है बच्चों, ठोड़ी, जिसे हम लोग ठोड़ी कहते हैं। और ठोड़ी के बाद बच्चों चेस्ट यानी जिसे हम लोग छाती कहते हैं। फिर पेट आता है और फिर पैर आता है बच्चों। तो ये इनका सीक्वेंस होगा, यानी सबसे पहले 2 आएगा बच्चों। तो 2 किस किस ऑप्शन में है, एक बी में है और एक सी में। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर इनका शुरुआत नीचे से भी हो सकता है, पैर से भी हो सकता है। यस, हो सकता है बच्चों, लेकिन इनका सीक्वेंस ऐसा हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जो भी ऑप्शन दिए गए छाती या ललाट से दिया गया है। तो हमें पैर से नीचे सोचना है, हमें ऊपर से ही सोचना है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम पाते हैं सबसे पहले ललाट आएगा, फिर आंखें आएंगी, 2 के बाद 4, फिर ठोड़ी आएगा बच्चों। तो यहाँ 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6। तो ये सीक्वेंस हमारा सही हो गया, ये गलत हो गया, हमारा आंसर हो गया। बाय द वे यदि हम पूरा देखेंगे बच्चों तो इसके बाद छाती आएगा, फिर पेट आएगा और फिर पैर आएगा। इस तरीके से हमारा पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने बच्चे हैं आप सभी लोग कमेंट करिएगा लास्ट में आपने 15 में से कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किया है। बच्चों अभी हम लोग के पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा फाइंडिंग मिसिंग वन का है, यानी लुप्त पदों को भरना। बच्चों उस चैप्टर का सवाल है और इनके क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ का नंबर यदि बड़ा है, जैसे बीच का नंबर बड़ा आ गया तो बच्चों ये डन है, इनको जोड़ा नहीं जा रहा, ऐड नहीं किया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है, इनको मल्टीप्लाई ही किया जा रहा है। अगर हम सामने सामने के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं 9 × 7, दैट मीन्स बच्चों 63, 9 7 63। और बच्चों फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। इनका तो मैंने गुणा किया था बच्चों, इनको हम प्लस कर लेंगे। 63 में 8 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 71 मिलेगा, यानी 71 मिलेगा, जो कि 20 का नंबर है बच्चों। वैसे बच्चों यहाँ पर हम इनका गुणा करेंगे और इन नंबर्स को प्लस करेंगे तो बच्चों हम कह सकते हैं 4 × 4 दैट मीन्स 16 हो जाएगा। और बच्चों फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जोड़ना है 8 और 2 10 और मिला के हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 26, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलर बच्चों हमें यहाँ पर भी इनका गुणा करना है, यानी हम गुणा करेंगे 8 × 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा 8 × 48। और बच्चों फिर नंबर्स को ऐड कर देना, नंबर में क्या ऐड करेंगे 11 और 3, इनका तो गुणा किया, इनको जोड़ना है। तो बच्चों 11 और 3 14 होता है, जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 62 हो जाएगा। और 62 बच्चों किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही कम टाइम में आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे से। बच्चों अभी हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऑर्डर एंड सीक्वेंस से है, इनके भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसका क्वेश्चन अगर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर कह रहा है बी उम्र में ए से 2 गुना बड़ा है। सबसे पहले बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए यहाँ पर देखो लोग कितने हैं, तो हमने देखा ए बी सी डी और यफ है, ई का जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है। तो हम बच्चों इनके नाम लिख लेंगे, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है और यफ है बच्चों। अब हमसे कह रहा है कि बी उम्र में ए से 2 गुना बड़ा है। बी बच्चों ए से 2 गुना बड़ा है, अगर आप ये ए को यक्स मान लोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ए से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। लेकिन यफ की अपेक्षा आधा है, उम्र में आधा है। बच्चों कह रहा है जो ये बी है ना, ए से तो 2 गुना है, ए से तो 2 गुना है, लेकिन बच्चों यफ का आधा है। यफ का आधा का मतलब ये हुआ बच्चों यफ होगा हमारा 4x, क्योंकि 4x का आधा कितना होता है 2x। बी जो है बच्चों ए से तो 2 गुना हो गया, लेकिन यफ से आधा भी हो गया। ओके आगे देखते हैं। सी ए की आयु में आधा है। बच्चों सी जो है ना ए का भी आधा है। ए का एज कितना है x है, तो इसका एज कितना हो गया बच्चों x/2 हो गया। आगे पढ़ते हैं। लेकिन डी की अपेक्षा 2 गुना बड़ा है। बच्चों जो ए सी है ना, सी जो है बच्चों ए का तो आधा है, लेकिन डी का 2 गुना बड़ा है। अगर ये इसका 2 गुना बड़ा है तो यानी इसका जो वैल्यू होगा बच्चों x/4 होगा, क्योंकि x/2 का आधा कितना होता है x/4 हो गया। अब बच्चों हमारा सारा अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पर बोला बी जो है ए से 2 गुना है, लेकिन बच्चों एफ से आधा है, तो एफ से आधा हो गया। फिर बोला सी जो है ए का 2 गुना है, लेकिन डी का आधा है, तो डी का आधा हो गया बच्चों। तो क्या हो गया, डी का क्या बोला था, डी की अपेक्षा 2 गुना बड़ा है, क्योंकि डी आधा हो जाएगा।
तो बच्चों क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा इससे दोगुना बड़ा हो जाएगा और डी हमारा आधा हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे दो व्यक्तियों का युग्म क्या होगा। तो सबसे बड़ा बच्चों एफ हो गया और सबसे छोटा कौन हो गया, x/4 यानी डी और एफ हो गया, यानी आप एफ डी कह सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं बच्चों, और यदि आप ध्यान से करेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। इस लॉग्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं कम टाइम में। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखाते हैं क्योंकि दोनों लैंग्वेज में देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बच्चों यहाँ पर है सभी हाथी पुरुष है, यहाँ पर क्या लिखा है, सभी हाथी पुरुष है। बच्चों कहने का मतलब जितने भी हाथी हैं ये सब के सब क्या हैं, पुरुष हैं। जितने भी हाथी हैं ये सब के सब बच्चों पुरुष हैं, जितने भी हाथी हैं ये सब के सब पुरुष हैं। फिर कह रहा है सभी पुरुष जुराबे हैं, जितने भी पुरुष हैं बच्चों ये सब के सब क्या हैं, सारे पुरुष जो हैं ये सभी जुराबे हैं। अब बच्चों हम इसका निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष है कुछ जुराबे हाथी हैं। बच्चों कुछ जुराबे हाथी हैं, बिल्कुल सही है। अगर बच्चों कभी भी आप अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो हमेशा आंसर हमारा सम में होगा, कुछ में होगा। जैसे अगर हम बोलते कुछ जुराबे पुरुष हैं तो ये भी सही था, कुछ जुराबे हाथी हैं तो ये भी सही था। ऐसा क्यों सही है, क्योंकि बच्चों जो ये हाथी है ना ये सब भी जुराबे ही हैं, बिकॉज हाथी पुरुष हैं और पुरुष जुराब हैं। तो सारी चीज़ें क्या हो गई, सारी चीज़ें जुराबे हो गई। लेकिन जो जुराबे हाथी के अंदर हैं वो जुराबे क्या होंगी, हाथी भी होंगी जुराबे भी होंगी। इसीलिए बच्चों हम लोग कह देंगे कुछ जुराबे जो हैं हाथी हैं, और हमारा पहला सही हो जाएगा। फिर दूसरा है बच्चों सभी हाथी जुराबे हैं। वो तो सिंपल सी बात है, सभी हाथी जुराबे हैं सही होगा, क्योंकि सभी हाथी पुरुष हैं और जब सभी पुरुष जुराबे हैं तो बच्चों हाथी भी जुराबे होंगे, क्योंकि हाथी पुरुष है और पुरुष जुराबे हैं। तो सब के सब क्या हो गए बच्चों, जुराबे हो गए। इसलिए हमारा हो जाएगा दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे, शायद क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पर 5 नंबर है। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है बच्चों 6 लड़कियाँ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। बच्चों 6 गर्ल्स हैं और ये सभी एक सर्कल की तरफ मुंह करके खड़ी हैं, और जब भी इनका मुख बच्चों सर्कल की तरफ होगा तो हम अपने हर वीडियो में लगभग सिटिंग के क्वेश्चंस रख ही रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हम लोग का बायां साइड हो जाएगा और ये हम लोग का दायां साइड हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब भी बच्चों इनका मुख सर्कल की तरफ होता है। कह रहा है बिंदु जो है बच्चों ना वीजी के बाईं ओर है, तो बिंदु को आप कहीं बैठा दो। जैसे मैंने बिंदु को यहाँ बैठा दिया, बिंदु कहाँ है बच्चों, बिंदु वीजी के बाईं ओर है, तो बच्चों बीजी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब बिंदु क्या हो गई, बिंदु जो है बच्चों बीजी के बाईं ओर हो गई, क्योंकि ये इसका बायां होता है। फिर कह रहा है बच्चों रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। रेखा कहाँ है, बिंदु और मुमताज के बीच में। बिंदु तो बैठी ही है, मुमताज को यहाँ बैठा देंगे तो ये जो है बच्चों रेखा जो है इनके बीच में हो जाएगी। रेखा कहाँ हो गई, बिंदु और मुमताज के बीच में हो गई। अब कह रहा है बच्चों जिस्सा जो है बीजी और निर्मला के बीच में है। जिस्सा बच्चों बीजी और निर्मला के बीच में, तो बीजी ऑलरेडी बैठी ही है, जिस्सा को यहाँ बैठा देंगे। अब बच्चों सॉरी जिस्सा जो है बच्चों निर्मला और बीजी के बीच में है, जिस्सा को यहाँ बैठा देंगे, जिस्सा को यहाँ बैठा देंगे और बच्चों निर्मला को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था जिस्सा जो है वीजी और निर्मला के बीच में है। जिस्सा कहाँ है बच्चों, वीजी और निर्मला के बीच में है, तो जिस्सा बीजी और निर्मला के बीच में है। मुमताज के बाईं ओर कौन है, मुमताज के बाईं ओर कौन है बच्चों, देखो जस्ट निर्मला है। मुमताज के बाईं ओर कौन है, निर्मला है, और यही हम लोग का आंसर है। इसी तरीके से बच्चों सारे क्वेश्चंस को आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि बच्चों आप कितनी इस पे वर्क करते हैं, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को परफेक्ट बना पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये मॉडल पेपर आपका बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ईच एंड एवरी डे मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों आप बहुत बेहतर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। बच्चों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। जब भी डायरेक्शन का सवाल पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले हमें दिशा के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों बात करें तो ए हम लोग का जो होता है बच्चों,
नॉर्थ होता है और ए हम लोग का साउथ, ए ईस्ट और ए वेस्ट होता है। तो जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। हमने बच्चों एक पॉइंट रखा, यहाँ से मान लिया जानकी का घर है और जानकी यहाँ से 2 किलोमीटर किधर गई, उत्तर साइड में गई। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ी, पहले उत्तर में 2 किलोमीटर गई बच्चों, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। भाई बच्चों एक बात ध्यान देना, जो हम अपना राइट होता है वही इसका राइट होगा, ऐसा ही हमेशा होता है। और घड़ी की सुई की दिशा भी राइट होती है। जैसे घड़ी की सुई इधर जाएगी तो ए राइट हो जाएगा, ईस्ट में है तो ए राइट हो जाएगा, साउथ में बच्चों तो ए राइट हो जाएगा, ऐसे वेस्ट में है तो ए हमारा राइट हो जाएगा। तो बच्चों राइट मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, राइट में मुड़ी और 1 किलोमीटर गई, ठीक है। फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर गई। बच्चों अब दाएं मुड़ेगी और 2 किलोमीटर आएगी, यानी इसी दिशा में वो जा रही है अभी। तो कह रहा है कि वह किस दिशा में जा रही है, तो सिंपल सा दिख रहा है बच्चों, दाएं मुड़ी और इधर जा रही है तो यानी वो किस दिशा में जा रही है, साउथ साइड में जा रही है, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दक्षिण हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले उत्तर में गई, वहां से दाईं मुड़े 1 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर। तो बच्चों अभी वो किधर जा रही है, साउथ साइड में जा रही है और ये हम लोग का आंसर है। चलते हैं बच्चों अगला सवाल। अगर वो पूछता किस दिशा में है, तो बच्चों वो पूर्व में थी, जहां से चली थी, क्योंकि 2 ही किलोमीटर चली, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका डिस्टेंस क्या हो गया था, इक्वल था। अब देखो बच्चों, हालांकि ऐसा पूछा नहीं गया था, आपसे बस दिशा पूछा था, तो दिशा बच्चों क्या था, उसका साउथ था। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पर है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, माता के पति मतलब पिता, पिता की माता है, मतलब वह जो आदमी है उसका पुत्र है जो मेरे माता के पति यानी मेरे पिता की माँ है, यानी मेरी दादी का पुत्र है। मेरी दादी का पुत्र है तो मेरा कौन हो सकता है, तो मेरा पिता है तो मेरा चाचा होगा, और चाचा है तो हम उसके क्या लगेंगे, भतीजा लगेंगे, क्योंकि पुत्री तो होगा नहीं, चचेरा भाई तो होगा नहीं, पौत्र तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि सुरेश क्या था, लड़का था, तो भतीजा ही होगा। सिंपल सी बात है। फिर से देख लो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सुरेश है यहाँ पर, सुरेश ने एक आदमी का परिचय दिया, कोई व्यक्ति है यहाँ पर, सुरेश ने इस व्यक्ति के बारे में कहा वह जो व्यक्ति है उस स्त्री का पुत्र है, यानी उस स्त्री का पुत्र है, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माँ, मेरी माता के पति, माता के पति मतलब पिता की माँ है, मेरी माता के पति की माँ है, यानी मेरी दादी हो गई, क्योंकि मेरे पापा की माँ यानी मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ मतलब मेरी दादी, और मेरी दादी का लड़का है तो ये मेरा चाचा हो सकता है, और यदि ये मेरा चाचा है तो मैं क्या हो गया, इसका भतीजा हो गया। तो सुरेश बच्चों क्या लगेगा, सुरेश उस आदमी का भतीजा लगेगा, और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चंस को हम लोग कितना आसान तरीके से कर लेते हैं। बच्चों ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये तभी हो पाता है जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन से है। यहाँ पर हमें ये देखना होता है जो हमें गिवन नंबर्स हैं उनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अलग है, तीनों से अलग है। बिकॉज हमें 4 ऑप्शंस गिवन है तो 3 कहीं ना कहीं सिमिलर रहेंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो तीनों से अलग होगा, जो तीनों से अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। बच्चों बात करें अगर 17 की तो एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। बात 19 की करें बच्चों, अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। बात 23 की करेंगे बच्चों, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगी। 21 बच्चों हमारी भाज्य संख्या है जो कि कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। तो बच्चों 21 सबसे अलग हो गया और यही हम लोग का आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे बच्चों, सेकंड में करके आप आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है विराट का जो संबंध वामन से है, प्रतिभा का संबंध वही किससे है। तो बच्चों विराट का मतलब होता है बड़ा, विशाल, भव्य, और बच्चों वामन का मतलब होता है छोटा, बौना, यानी विशाल है तो वामन है, विशाल है तो बच्चों बड़ा है, और वामन है तो छोटा है। तो बड़ा का जो विलोम होगा, जो अपोजिट होगा वो छोटा होगा यानी बौना होगा। वैसे बच्चों अगर प्रतिभा की बात करें तो प्रतिभा मतलब टैलेंट, आप में बहुत टैलेंट है। इसका जो अपोजिट होगा, जो एंटोनिम्स होगा, जो विलोम होगा बच्चों क्या होगा, मूर्ख होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। जैसे बच्चों विराट का वामन हो गया वैसे प्रतिभा का मूर्ख हो गया। बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग का वर्ड अरेंजमेंट से, डिक्शनरी से इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कह सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी इनके क्वेश्चंस मिल जाते हैं और कभी कभी इनके क्वेश्चंस हमारे वर्ड अरेंजमेंट में मिल जाते हैं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में पहले आएगा, यानी वो कौन सा शब्द है चारों में से जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा।
बच्चों अगर बात करें शब्दकोश की तो CAN तो सम में है, देखो CAN तो सम में है, लेकिन उसके बाद बच्चों यहाँ पर O है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, यहाँ पर D है। तो बच्चों हम सभी को पता है D पहले आता है, फिर E आएगा, फिर O आएगा। तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, E वाले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन बचे D वाले। लेकिन बच्चों D के बाद देखेंगे तो यहाँ पर यल है, यहाँ पर आई है, और हम सभी को पता है पहले आई आता है फिर यल आता है। तो बच्चों आई आएगा, यानी पहला वर्ड क्या होगा, कैंडिडेट हो जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। तो आई होप कि बच्चों आपने क्वेश्चंस को क्लियर किया होगा। इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा क्वांटिटी कोडिंग से है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में लगभग आते हैं, और आपको पता ही है कि रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्वांटिटी कोडिंग। लगभग जितने भी हमारे डिफेंस के एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में उनके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बच्चों। अब बच्चों यल का 12 लिखा है तो हमें पता है यल का अपोजिट क्या होता है, सॉरी बच्चों ओ का 12 लिखा है तो ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट यल होता है। और यल का प्लेस वैल्यू क्या लिखा है, 12 लिखा है, 12। अब बच्चों यफ का अपोजिट क्या होता है, यफ का यू होता है। और अगर ओ की बात करेंगे बच्चों तो ओ का यल होगा, और आर के अपोजिट की बात करेंगे तो आई होगा। इनका जो प्लेस वैल्यू होता है बच्चों, अगर हम इनकी बात करें तो 21 होता है, इसकी बात करें तो 12 होता है, इसकी बात करें तो 9 होगा। बच्चों 9 और 21 30 हो गया, 12 42 हो गया। यानी इसका जो हमें ऐड दिया है बच्चों, हम कह सकते हैं इनके अपोजिट का सम दिया गया है, इनके अपोजिट के प्लेस वैल्यू का हमें सम दिया गया है। सिमिलरली बच्चों हमसे जो पूछा गया है इनका भी वही वर्क करना है। अगर हम बात करेंगे यफ की तो यफ का अपोजिट होता है यू। अगर हम बात करेंगे आर का तो बच्चों आई होता है। हम बात करेंगे ओ का तो यल होता है। यन की बात करेंगे तो बच्चों यम होगा, और वहीं पर टी की बात करेंगे तो जी होगा। इसका प्लेस वैल्यू बच्चों 21 होता है, इसका 9 होता है, फिर 12 होगा, और फिर 13 होगा बच्चों, 13 होगा यम का, और इसका 7 होगा। देखो बच्चों जोड़ना कैसे है, 21 और 9 हमारा 30 हो गया, 13 और 7 20 हो गया। तो बच्चों 30 20 50 हो गया, 50 12 62 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ऐसे बच्चों हम लोग एग्जाम में फास्ट कर लेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों चलते हैं अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हम लोग का 12वां क्वेश्चन क्या है। बच्चों काउंटिंग फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। लगभग बच्चे ट्रायंगल्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं, जो स्क्वायर पूछा स्क्वायर को काउंट करना शुरू कर देते हैं, और बहुत समय लग जाता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, इनके क्वेश्चंस को आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, इनकी प्लेस वैल्यू जो हमें नीचे इनका गिवन है बेस ना, वहाँ पर नंबरिंग कर लिया करो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3। अब बच्चों इन्हीं को ऐड कर लेना है। 2 1 3 3 6, बच्चों यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 2 5 1 6 होगा, और यहाँ पर भी 3 2 5 1 6 होगा। और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 18 हो जाएगा। बस हमें ऐड कर लेना है। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे आप इनके क्वेश्चंस को बहुत आसान से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों एम्बेडेड फिगर से है, सन्निहित आकृति से है। इसका भी क्वेश्चन नॉन वर्बल से हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ पर बच्चों जो आकृति दिया है हमें यही देखना है, ए आकृति किस आकृति में शामिल है, किस में शामिल है। अगर हम इसमें देखें बच्चों, देखो ये यहाँ ऐसे मिला, चलो ठीक है, सीधी लाइन मिली, ए भी मिला, लेकिन इस लाइन यहाँ टच हो जा रही, जबकि यहाँ टच नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसको देखेंगे बच्चों, ए मिला, फिर सीधी लाइन नहीं जा रही, चलो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से लिया तो ए आ गया नीचे, नीचे आने के बाद सीधी लाइन है बच्चों, जो कि यहाँ है नहीं। इस फिगर को लेंगे बच्चों तो ऐसा जाएंगे, ऐसा, फिर सीधी लाइन है, सीधी लाइन यहाँ है ही नहीं। अगर इसको लेंगे बच्चों, देखो ऐसा गया, फिर यहाँ से सीधी लाइन, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ आया, और फिर बच्चों यहाँ आ गया, और ये नीचे भी आ गया, पॉइंट्स नीचे भी आ गया। तो बच्चों इस फिगर में ये पूरा फिगर शामिल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखो बच्चों, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इस तरीके का, अगर आप थोड़ा भी गौर करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको वो फिगर यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है, ये सेम फिगर हमारा यहाँ पर है, तो इसलिए हमारा डी आंसर हो गया। चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे हमारा क्या क्वेश्चन है। बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा जो है नॉन वर्बल से है और पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जब भी पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन आए बच्चों, जो यहाँ पर फिगर्स बने रहेंगे उनका प्लेस कभी नहीं बदलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बच्चों यही पेपर जब आप ऐसे ओपन करोगे तो सिमिलर फिगर हमारे यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल छोटे छोटे बन जाएंगे, और वैसे ही बच्चों यहाँ नीचे भी 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल भी बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा। लेकिन इसी पेपर को जब हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये जो 2 फिगर ट्रायंगल के हैं बच्चों, ये 2 तो बनेंगे, लेकिन ये फिगर बाहर चले जाएगा, साइड वाला बाहर चला जाएगा। वैसे बच्चों यहाँ भी 2 ट्रायंगल बन जाएगा, और जिसमें भी ऐसा ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी 4 फिगर यहाँ, 4 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और एक ऊपर नीचे, इस तरीके से बी ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। बच्चों आज का अंतिम प्रश्न है 15वां नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग का है वेन डायग्राम से। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है पुरुष है, पिता है, इंजीनियर है, इन तीनों में हमें संबंध दर्शाना है, और वो भी कैसे, वेन डायग्राम के थ्रू। अगर बच्चों हम इस ऑप्शन को ले लेते हैं और बोलते हैं चलो भाई पिता है और सभी पिता पुरुष हैं, ठीक है, और इंजीनियर को अलग कर दिया, तो लेकिन बच्चों ऐसा तो है नहीं कि इंजीनियर का इनसे संबंध नहीं हो सकता है, बन सकता है तो बनाएंगे। अब बच्चों मान लो इसमें अगर आपने एक को पिता माना, एक को आपने पुरुष माना और एक को आपने इंजीनियर माना, तो ऐसा नहीं बच्चों जो पिता है वो इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, वो भी तो हो सकते हैं, इसलिए बच्चों ये भी गलत हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं बच्चों जितने पिता हैं सब पुरुष हैं, सभी पुरुष इंजीनियर हैं, ये भी गलत होगा। बच्चों एक क्वेश्चन सही है, अंदर वाले को हम पिता मान लेंगे और हम ये कहेंगे जितने भी पिता होते हैं वो सबके सब पुरुष होते हैं, क्योंकि पिता तो बच्चों पुरुष ही होते हैं। अब यहाँ पर जो है साइड में ये जो ट्रायंगल है इसको हम इंजीनियर मान लेंगे, ये जो हमारा सर्कल है बच्चों इसे हम लोग इंजीनियर मान लेंगे, इस सर्कल को बच्चों हम लोग इंजीनियर मान लेंगे। तो इससे होगा क्या बच्चों, ये होगा कि जितने भी पुरुष हैं वो सभी पिता हैं, और सिंपल सी बात है जो पुरुष होते हैं वो पिता ही होते हैं, और बच्चों उनमें से कुछ पिता और कुछ पुरुष क्या हैं, इंजीनियर हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और हम लोग का आंसर इसका सी हो गया। तो बच्चों आपने देखा 15 क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लाए थे वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए, ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत बेहतर तरीके से बहुत कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बच्चों ऐसे ही हमें एग्जाम में करना है, और यदि आपने ऐसा एग्जाम में किया तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे, एंड आई होप कि आप लोग अच्छा करेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिए, आपका पेपर बहुत कम समय का बहुत का नज़दीक आ चुका है। जितनी अच्छी तैयारी कर सको बच्चों करो, और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो मॉडल पेपर ईच एंड एवरी डे सॉल्व करो, जो कि आपको एमकेसी के प्लेटफॉर्म पे मिल ही रहा है। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं के साथ विराम लेते हैं, और आप सभी बच्चों को जय हिंद बच्चों। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जयन सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। मेरे प्रिय छात्रों, आज एक बार फिर हम लोग मॉडल पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ डिस्कशन करेंगे। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री वैली ऑफ किंग्स इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए इजिप्ट, पेरू, यूएसए एवं ब्रिटेन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इजिप्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। गुलामगिरी बुक वाज रिटन बाय होम? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह एवं दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर बेटा ज्योतिबा फुले। कम टू द नेक्स्ट बेटा, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? विच इज कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? वीनस, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा नेपच्यून। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेट लेक्स में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? इन फॉलोइंग रिटेन लेक्स विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रेट लेक्स? ह्यूरन, मिशिगन, इरी एवं विक्टोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विक्टोरिया। लेसोथो की राजधानी है? कैपिटल ऑफ लेसोथो इज मसेरू एवं अस्मारा, लीमा व कंपाला। तो इसके जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है मसेरू। कम टू द नेक्स्ट, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? फ्रॉम द विच ट्री कुनैन इज ऑब्टेन्ड? ब्रासिल, सिनकोना, टेक एवं कार्बोना। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा सिनकोना। और इसकी छाल से
कुनैन दवा बनाई जाती है जो मलेरिया में यूज होता है। कम टू द नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, राइबोफ्लेविन, बिटोनिन। इसका करेक्ट आंसर बेटा टोकोफिराल। कम टू द नेक्स्ट, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 दिसंबर। कम टू द नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज, इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन बी CD देशमुख। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 28, 2014 AD। बेटा इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद माय डियर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा, थैंक्स। जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं उमेश पांडे, फैकल्टी ऑफ अर्थमेटिक एंड रीजनिंग एट मेजर कलसी प्रयागराज। मैं आप सभी लोगों को बच्चों अर्थमेटिक का 10 क्वेश्चन मॉडल पेपर के लिए लेकर आया हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं 12 जुलाई से स्टार्ट है। तो आइए देखते हैं आज के मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चंस हैं। सो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान देना। वीडियो कट नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करना है और आपको साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आप खुद से कर पा रहे हैं, है ना। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं। अगर इन सारे प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो इनके बिहाफ पे बहुत कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाने वाली हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि अबोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दैन अप स्ट्रीम। बच्चों ये नाव एवं धारा का प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करेंट। मतलब कि कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में आधा समय लेता है। ध्यान से समझिए, आधा समय लेती है। बच्चों एक बात आपको पता होना चाहिए कि B जो है, यहाँ पर B हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो बोट की जो है चाल, हम यानी नाव की चाल शांत जल में लेंगे और W यानी कि हम पानी की चाल यानी धारा की चाल लेंगे। तो B प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? ये धारा के साथ नाव की चाल हो जाएगी और B माइनस डब्ल्यू ये बेटे क्या हो जाएगी? ये नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, अगर डिस्टेंस D है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो विपरीत दिशा में जाने में जितना समय लेती है उसका आधा समय लेती है। उसका आधा समय यानी कि अगर हम इसका आधा समय ले लें तो ये बराबर हो जाएगा धारा की दिशा में जाने पर लिया गया समय। क्लियर है? तो इस सेंटेंस को, इस इक्वेशन को बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैं आपको आराम से यहाँ पे चीज़ों को समझाया हूँ। तो बेटे ये सेंटेंस अगर इक्वेशन आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं D से D कैंसिल होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 2 इंटू B माइनस डब्ल्यू इधर आएगा, तो बेटे ये हो जाएगा 2B माइनस 2W इज इक्वल टू, ये B प्लस डब्ल्यू यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा B प्लस डब्ल्यू। अब आप इसको B को एक तरफ कर सकते हैं तो 2B और माइनस B हो जाएगा B, और ये 2W उधर जाएगा तो प्लस होगा 3W हो जाएगा। सो बच्चों B अपान W इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1। इसका मतलब ये हुआ कि B रेशियो W बराबर हो जाएगा 3:1। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को बहुत बढ़िया से समझे होंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी। शांत जल में नाव की चाल 3 के रेशियो में आएगी और धारा की चाल यानी करंट की स्पीड 1 के रेशियो में आएगी। सो 3:1 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइज प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए यहां पर है, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एज और एवरेज दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। एज एंड एवरेज दोनों 2 टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको। कहता है विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। किसके समय? विवाह के समय। उसके बाद कह रहा है कि विवाह के 5 वर्ष उपरांत यानी 5 वर्ष बाद
उनका 1 वर्ष का एक बच्चा हुआ, 1 वर्ष का एक बच्चा है, परिवार की वर्तमान औसत आयु बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर 5 वर्ष पहले अगर उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी तो 5 वर्ष बाद 23 + 5 यानी अब उनका औसत आयु 28 वर्ष हो जाएगा। ये केवल पति और पत्नी की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर 28 वर्ष पति और पत्नी की औसत आयु है तो इनका योग 28 दूना 56 और प्लस 1 साल का बच्चा है, यानी कि 56 और 1 57, ये 57 वर्ष जो है इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि पति, पत्नी और बच्चा। तो बेटे अगर अब 3 लोगों की आयु का योगफल 57 है तो उनका औसत निकालोगे, पूरे परिवार का अगर औसत निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा कुल योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या। औसत यही होता है कि कुल योग बटे कुल संख्या। तो 3 से जब आप भाग देंगे तो 19 आएगा, यानी परिवार की कुल औसत आयु हो जाएगी 19 ईयर्स, 19 वर्ष। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपको समझना इस बात को लेकर के है कि देखो, क्वेश्चन को करना या ना करना इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। आपको समझना सिर्फ इतना है कि आप कितने आसान तरीके से चीज़ों को कर ले जा रहे हैं, लैंग्वेज को कितना बढ़िया तरीके से आप पकड़ पा रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को आपको सीखना है ना। कुछ जो तरीके, कुछ जो आपको कैलकुलेशंस मेरे द्वारा यहाँ पे ईजी मिले, कोई ट्रिक्स कुछ भी आपको मिले या कोई कॉन्सेप्ट बढ़िया मिले तो आप उसको तुरंत नोट डाउन करिए और उसको आप अपने एग्जाम में अप्लाई करिएगा, यदि यहाँ से प्रश्न आते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न ऐसे ही मिलते जुलते होंगे। आइए हम बात करते हैं। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये पोर्शन है, बट ध्यान दीजिएगा अगर आपके एग्जाम में ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आएगा, या ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो या ज्योमेट्री का नहीं आएगा। ऐसा ही करके आपके एग्जाम में पेपर बनाया जाता है। तो हम फिलहाल इस पेपर में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों का क्वेश्चन लिए हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो बेटा कह रहा है कि यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर m और sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर n, तो n इंटू m स्क्वायर माइनस 1 का मान किसके बराबर होगा? देख रहे हो, प्रश्नों को समझ रहे हो? तो ये बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप एंगल पुटिंग से क्वेश्चन को लगाया करिए। एंगल पुटिंग से कभी भी इसको सॉल्व मत किया करिए, पूरा डिटेल में कभी भी सॉल्व मत किया करिए। एंगल पुटिंग, अब एंगल पुटिंग कहाँ ध्यान देना, आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये 3 वैल्यू पुट करना होता है। कहाँ पे कैसी वैल्यू पुट करनी होती है मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पर आता हूँ। देखो बेटे, हम ऑप्शन को पहले वॉच करते हैं, अगर ऑप्शन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा है ना, सेक थीटा, कॉट थीटा अगर नहीं दिया है, अगर इस तरह के यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर ऑप्शन में नहीं डाला गया है तो आप 45 डिग्री आराम से रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए अल्फा बीटा या थीटा 1 थीटा 2 करके दिया रहे तो बेटे थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू 60 डिग्री ले लिया करो, हमेशा आंसर सही जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपका साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है तो हमेशा क्या लिया करेंगे आप 45 डिग्री लिया करेंगे। क्या लेंगे? 45 डिग्री। अगर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दे बेटे ऑप्शन में, तो हमेशा याद रखना ऐसे केस में 45 डिग्री मत लिया करो, नहीं तो आंसर मैच हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑप्शन में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों दे देगा तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान इक्वल हो जाएगा और आप दोनों ऑप्शन में से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑप्शन में नहीं है तो मैं क्या लूंगा? 45 डिग्री। जब बेटा मैं 45 डिग्री लूंगा तो cos 45 और प्लस साइन 45 बराबर m है, तो cos 45 का मतलब हो जाएगा 1/√2 प्लस साइन 45 का भी मान 1/√2 बराबर m, यानी m का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। 2/√2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। इसी तरह से n का जब हम मान निकालेंगे तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक 45 का मान होता है √2 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक 45 का मान होगा √2 इज इक्वल टू n, यानी n का मान यहाँ पे आएगा बेटे 2√2। n का मान क्या आएगा? 2√2। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमें सॉल्व करना है n इंटू m स्क्वायर माइनस 1। बच्चे n का मान है 2√2 मल्टीप्लाई बाई m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √2। सो मेरे प्यारे बच्चों √2 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो आपका आंसर आया 2√2।
अब 2√2 आपका देखो ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो आप यम और एन की वैल्यू रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डी आंसर होगा, क्योंकि यम की वैल्यू यहाँ से देखो √2 है और अगर आप इसमें रखेंगे तो 2 × √2 यानी कि आंसर आएगा 2√2। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे समझे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके क्वेश्चन आएगा भी तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आ सकता है, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं बेटे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर इस तरह के प्रश्न मिलते हैं तो हमने आपको एंगल पुटिंग का तरीका बताया, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा कि किस प्रश्न में कैसे हमें एंगल रखने की आवश्यकता होती है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बेटा देखो यहां ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी त्रिभुज का केंद्र है, यानी कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है बेटे, यहां पे एक त्रिभुज है ABC, यहां पे इसका जो केंद्रक है वो है जी। क्या है बेटा? केंद्रक है जी। कहता है AB बराबर BC बराबर AC, AB बराबर BC बराबर AC। कहने का मतलब है कि ये जो त्रिभुज है ना, ये समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, समबाहु त्रिभुज में उसका केंद्रक, उसका अंतः केंद्र, उसका परिकेंद्र, उसका लंब केंद्र, ये सभी एक ही स्थान पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कि ये जो केंद्रक है इसे हम लोग परिकेंद्र भी मान सकते हैं। इसे हम क्या? परिकेंद्र भी मान सकते हैं। आगे कहता है कोण BGC का मान बताइए। कोण BGC का मान बताइए। देख रहे हैं? तो कोण BGC यानी ये एंगल आपको निकालना है बेटे, ये एंगल निकालना है। अगर आप इसे परिकेंद्र मानेंगे तो ये जो कोण A है ना, कोण जो A है ना, इसका ये डबल हो जाएगा, ये 2 × एंगल A हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। परिकेंद्र में क्या होता है? परिकेंद्र पर जो बना कोण वो बेटे शीर्ष कोण का दुगुना होता है, याद रखिएगा। तो बेटे ये आपका जब समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री होगा, और 60 का डबल यानी 120 डिग्री। तो आपका आंसर होगा बेटे 120 डिग्री। अगर आप अंतः केंद्र से लगाना चाहते हैं तो अंतः केंद्र अगर ये होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। जब आप इसे अगर अंतः केंद्र मानेंगे तब तो बेटे आप क्या करेंगे? 90 प्लस, अब ये 60 है ना A का मान, तो 60/2 यानी कि 30 डिग्री। अभी भी 120 डिग्री ही आपका आंसर आएगा। क्लियर है? सो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान दें कि चाहे अंतः केंद्र लगाएं, चाहे परिकेंद्र लगाएं, चाहे लंब केंद्र लगाएं, चाहे केंद्रक लगाएं, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये है। कहता है कि किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, समचतुष्फलक का आयतन ज्ञात करें। समचतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रन होता है बेटे, टेट्राहेड्रन होता है। ध्यान दीजिएगा, समचतुष्फलक देखिए ये पिरामिड के आकार का होता है, पिरामिड के आकार का होता है। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा इसका आधार जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, इसका आधार जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, और जो शीर्ष होगा, इस शीर्ष से अगर हम इस तीनों आधार के तीनों शीर्षों को मिलाएंगे, तीनों कॉर्नर को मिलाएंगे, तो बेटे ये जो तिर्यक भुजा होती है इसके आधार के भुजा के बराबर होगी। ठीक है, इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रन यानी कि समचतुष्फलक। इसके चारों फलक बराबर होते हैं। 3 फलक बेटे, इसके 3 फलक आपके जो है क्या कहते हैं कि वर्टिकली होंगे 3 फलक, जिसे आप लोग कर्व्ड सरफेस कह सकते हैं, और एक फलक नीचे आधार होगा जिसे आप एरिया ऑफ द बेस का, जिसे जो है सरफेस ऑफ द बेस कह सकते हैं। तो ये 4 फलक होते हैं। तो मैं आपको यहाँ से वॉल्यूम बता दूं, समचतुष्फलक का जो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों याद रख लीजिए, A√2/12, A√2/12। ए क्यूब √2/12, ए क्यूब ये √2 है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो वॉल्यूम यानी घन, आयतन, हिंदी वाले बच्चे देख लें, आयतन। अगर हम आयतन निकालेंगे तो आयतन हो जाएगा A क्यूब × √2/12। तो A क्यूब यानी कि यहाँ पे देखो भुजा कितना दिया हुआ है बेटे? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का क्यूब करेंगे तो 12 × 12 और गुणा में करनी में 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12 से 12 कटेगा और आप कहेंगे 144 करनी में 2, 144 करनी में 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका ए आंसर होगा। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं ऑप्शन इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा और ज़्यादा। तो रुको बेटे, मैं यहाँ ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए ये 1200 है, 1200 है, 2400 है और 3600 है और 1800 है, 1800 है। चलिए अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो ये थोड़ा आप अंडरस्टूड करना। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी वाले बच्चे अपना हिंदी में पढ़ लें। देखो 2 नल एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल, ध्यान देना 2 नल हैं, मान लो नल ए और बी हो गए, ये 20 घंटे में भर सकता है और ये कितने में 24 घंटे में भर सकता है। आगे कहता है और एक निकासी नल है 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली करता है। क्या बात है भाई, एक निकासी नल भी है जो कि आउटलेट होता है जो कि 160 गैलन हर घंटे पानी खाली करता है। अब देखो क्या कहता है कि एक साथ अगर तीनों नल खाली टंकी को 40 घंटे में भर देते हैं, 40 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए प्लस बी और माइनस सी। मैंने क्यों माइनस सी किया, क्योंकि ये खाली कर रहा है पानी। अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे तो 40 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो आइए देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 120 जाएगा, 20 छक्का 120, 24 पंचे 120, 40 तिया में 120। ध्यान से देखना बच्चों। अब यहां से एक बात आपको समझना है, अगर ए अकेले काम करता है तो 1 घंटे में 6 यूनिट काम करता है, अगर बी अकेले काम करता है तो 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है। लेकिन जब ए और बी मिलकर सी के साथ काम करने लगते हैं तो हर घंटे केवल 3 काम हो पाता है। यानी कि अगर ए 6 यूनिट काम करता है, बी अगर 5 यूनिट काम करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिए कि इन दोनों के द्वारा 11 यूनिट काम होगा। 11 यूनिट वर्क शुड बी डन इन 1 आवर। अगर 1 घंटे में 11 यूनिट काम होगा, लेकिन जब सी को साथ में लेते हैं तो 1 घंटे में केवल 3 काम हो पाता है, यानी ये 8 काम बिगाड़ता है। 8 काम क्या करता है, ये बिगाड़ता है। ये तो आप समझ ही सकते हैं। या तो अगर आप डायरेक्ट यहां से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यक्स का मान, इसको मान लीजिए कि माना ये यक्स काम करता है। क्या करता है, यक्स काम, यानी ये मान लीजिए कि ये सी काम करता है, सी को सी ले लीजिए माइनस, और ये बराबर 3 होगा। इन तीनों का एक साथ बराबर क्या होना चाहिए, 3। तो बेटे आप देखो सी को उस तरफ ले जाओ प्लस हो जाएगा और 3 को इधर लाओ माइनस हो जाएगा, है ना। तो 6 और 5 11 में से 3 जाएगा 8, यानी सी की जो कैपेसिटी होगी, सी की काम करने की जो क्षमता होगी वो 8 यूनिट पानी निकालेगा, 8 यूनिट पानी निकालेगा। तो बच्चे यहां पे कहा जा रहा है कि 160 गैलन पानी ये 1 घंटे में निकालता है। तो मेरे भाई अगर 8 यूनिट पानी ये 1 घंटे में निकालता है तो ये 160 गैलन के बराबर होगा। यानी कि अगर हम 1 यूनिट पानी की बात करें तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 20 लीटर, 1 यूनिट बराबर 20 गैलन, है ना। तो 120 यानी टंकी की पूरी क्षमता पूछी जा रही है, तो टंकी की पूरी क्षमता 120 है। 120 में अगर हम 12 का गुणा करें, 120 में अगर हम 12 का गुणा करें तो 12 दूना 2400, 12 दूना 2400। मेरे प्यारे बच्चों इस टंकी की पूरी क्षमता होगी 2400। कितनी होगी, पूरी क्षमता क्या होगी, 2400 होगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर होगा 2400 यूनिट, 2400 गैलन, ठीक है। इस पूरी टंकी की क्षमता क्या होगी, देखो यहाँ पे पूछ भी रहा है इन गैलन में इसको इसकी क्षमता भी बतानी है। क्लियर है बच्चों, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ए जो है नल ए क्या करता है, नल है ना, पाइप है 20 घंटे में, बी जो है 24 घंटे में, जब तीनों मिल जाते हैं तो 40 घंटे में। तो मैं इसको ए प्लस बी माइनस सी लिखूंगा बिकॉज सी वाला क्या है, पानी निकाल रहा है। तो देखो बच्चे 20, 24 और 40 कैल्शियम लेंगे तो 120 आएगा। 120 को 20 से भाग दोगे 6, 24 से भाग दोगे 5, 40 से भाग दोगे 3, ठीक है। 40 से भाग दोगे तो 3। अच्छा ए और बी मिलकर अगर काम करें तो बेटा 11 यूनिट काम होगा, लेकिन जब ये सी को साथ में ले लेते हैं तो 3 यूनिट काम होता है। इसका मतलब कि 11 अगर काम दोनों लोग किए हैं तो 11 से काम अगर 3 पे पहुंचाना है तो सी 8 काम खराब कर देगा, तभी तो ऐसा होगा। यानी कि 8 यूनिट पानी सी निकालता होगा 1 घंटे में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 160 गैलन पानी वो 1 घंटे में निकाल लेता है, यानी 8 यूनिट बराबर 160, 1 यूनिट बराबर 20। तो बेटा जब 1 यूनिट बराबर 120 तो टंकी की पूरी क्षमता हमने एज्यूम किया है 120 यूनिट। 120 यूनिट को अगर हम क्षमता के रूप में देखें तो 120 बराबर 2400, यानी कि 2400 इस टंकी की क्षमता होगी। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से ऑप्शन यहाँ पे मिस हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन ऑप्शन को यहाँ पे लिखूंगा 5%, 4%, 6 सही 1/4% और 8%। चलिए तो बच्चों यहाँ से देखें, आप यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब समझो, कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 8/25 है। मैंने आपको एक बात बताई हुई है, जब भी कोई भी फ्रैक्शन में रहा करे तो बेटे ये जो नीचे आपका जो है डिनोमिनेटर होता है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी जिससे कंपेयर कराया जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का कंपेरिजन किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? प्रिंसिपल से। तो बेटे हम 25 को प्रिंसिपल ले लेंगे। देखो क्वेश्चन को लगाने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे केस में आप प्रिंसिपल क्या ले लिया करो बच्चों? प्रिंसिपल आप 25 एज्यूम कर लिया करो। सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 8। अगर 25 प्रिंसिपल है तो जिसमें से 8 आपको क्या मिल रहा है? एसआई मिल रहा है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट % पर एनम, यानी जो टाइम है ना बेटे वो रेट का आर का हाफ है। यानी आप ये लिख सकते हो T इज इक्वल टू R/2, T इज इक्वल टू लिख सकते हो R/2। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट % पर एनम आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, SI इज इक्वल टू PRT/100, PRT/100। SI क्या है बच्चों? 8 है, P है 25, R को R ही लिखो और T को क्या लिखोगे? R/2। T को क्या लिखोगे? R/2 डिवाइड बाई 100। 25 से आप डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 का मल्टीप्लाई 8 में होगा। दैट मीन्स R² इज इक्वल टू 8 × 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और R की वैल्यू हो जाएगी 8%। भाई स्क्वायर रूट करोगे कि नहीं करोगे? तो 8%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने जो आपको यहाँ से 8 और 25 लेने का तरीका बताया ना, इसको ऑब्जर्व करो और इस तरह से आप चीज़ों को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहता है कि एक वस्तु है, इसका जो सेलिंग प्राइस है बेटे वो कॉस्ट प्राइस से 32% एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। यानी अगर मैं सीपी को 100 ले लूँ, भाई कंपैरिजन वैल्यू यहाँ पे सीपी ही है। कहता है कॉस्ट प्राइस से 32% ज़्यादा है, यानी सीपी को 100 ले लो। अगर सीपी को 100 ले लोगे बच्चों तो आपका सेलिंग प्राइस ऐसे चुटकियों में निकलेगा, यानी कि 100 में 32% जोड़ोगे तो 132 आएगा। आगे क्या कहता है? अब देखो कहता है कि द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस इज 12%। भैया मार्क्ड प्राइस पे 12% का डिस्काउंट भी दिया गया है, तब जाकर के 132 में मिल रहा है ना। सेलिंग प्राइस कैसे आता है? दो तरह से। पहला बेटे कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट या लॉस को जोड़ घटा दो, ठीक है, तब आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तब भी आएगा सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर बेटे मैं कह दूं कि मार्क्ड प्राइस का 12% डिस्काउंट है तो 88% निकाल लो। 88% अगर मैं कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, दैट मीन्स 132 आ जाएगा। आप यहां से डिवाइड कर दो बच्चों, 11 8 जा, 11 से काटोगे 12 टाइम्स आएगा, 4 से काटो 4 2 जा, 4 3 जा, 2 से काटो यहाँ पे 50। मेरे प्यारे बच्चों एमपी आपका आ जाएगा 53 जा 150। 150 रुपए अगर आपका एमपी है और 100 रुपए आपका सीपी है तो सीपी रेशियो एमपी, सीपी रेशियो एमपी। बच्चों आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। 100 रेशियो 150, आप 50 से डिवाइड करें, 2 रेशियो 3। 2 रेशियो 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? देखो आप चीजों को 100 लेकर के कितना आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, याद होगा, जब भी किसी प्रश्न का उत्तर प्रतिशत में पूछे, रेशियो में पूछे या फ्रैक्शन में पूछे तो हमेशा आप 100 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अगर हम चलते हैं तो देखो यहां लिखा है इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन
मोर देन 20% ऑफ द नंबर। यानी कि एक संख्या है, एक संख्या का जो 60% है ना बच्चे, उसी संख्या के 20% से 120 ज्यादा है। बात समझिएगा। अगर कोई संख्या है, बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलने जा रहा हूं, ऑब्जर्व करिएगा, आपका 2 स्टेप ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, सीधे आप तीसरे स्टेप से क्वेश्चन शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप रिमूविंग आप इस क्वेश्चन के माध्यम से सीख सकते हैं। देखो, अगर कोई संख्या का 60% है और उसी संख्या का 20% है, तो नो डाउट 20% वाला कम होगा। तो जब संख्या का 20% तो संख्या का 40% कम हुआ कि नहीं हुआ? भाई संख्या का 60% और संख्या का 20%, कमी कितने की आई? संख्या का 40%। अब यहां पे नंबर कह रहा है 120, 120 कम है। कौन कम है? संख्या का 20%। किससे? संख्या के 60% से। आप आसानी से कह सकते हो कि 40% बराबर 120, 40% बराबर 120। जो बच्चा ये पकड़ पाएगा उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। जो बच्चा नहीं पकड़ पाए वीडियो को दोबारा देखे। देखो बेटा, मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिक से बताऊं तो थोड़ा सा टाइम टेकन जाएगा, बट इसको देख लो फिर मैं बेसिक से बताता हूं। अगर 40% बराबर 20 हो जाएगा, मैं यहां डिवाइड करूंगा, 1% बराबर 3 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 1% बराबर 3 आएगा। अब समझना, अब कहता है तो बताइए कि संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? कितना कम है? यानी कि अगर इन दोनों में डिफरेंस में देखूं तो 5 सही 1/3% की कमी है। डिफरेंस कितना रहा है? 5 सही 1/3%, 5 यानी 15, 16/3, यानी कि 16/3% कमी होगा। 16/3% बराबर हो जाएगा 16/3 गुणा में 3, आपका आंसर आएगा 16। बच्चों, केवल 2 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने 2 लाइन में देखा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। आपको मैं बेसिक से भी बता दे रहा हूं, देख लो बेसिक और शॉर्टकट तरीके में कितना डिफरेंस होता है। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट स्टेप रिमूविंग। स्टेप रिमूविंग में आपको इतना एक्सपर्ट कर दूंगा बेटे कि ऐसे चुटकियों में सवाल, 2 लाइन में, 1 लाइन में सवाल खत्म। चलिए फिर से देखते हैं। यहां से समझो, अगर मैं कह दूं कि एक संख्या x हो जाए, इसका 60% यानी 60/100, ये जो है उसी संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, यानी कि संख्या के 20% में 120 जोड़ दोगे तो संख्या का 60% हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से काटिए, यहाँ पे 5 आएगा, 1 आएगा। यहाँ से काटेंगे 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। तो बेटा ये 3x/5 इधर आएगा माइनस x/5 और बराबर 120। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x/5 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 2x/5 बराबर 120। 2 से आप भाग देंगे या x का मान ऐसे निकालिए, 120 गुणा में 5/2। 2 से काटेंगे ये 60 आएगा, 60 पंचे 300, संख्या हो गई 300। देखो, संख्या को ही निकालने में भी इतना टाइम लग गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या का 28% जो है, x का 28%, संख्या के 33 सही 1/3 यानी 33 या 99 100, 100/3% मैं इसको कर दे रहा हूं। तो संख्या के 100/3% को हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ये कितना कम होगा इससे, यही निकालना है आपको। ठीक है, यही निकालना है। तो 100 से 100 यहां से हटा दो। x का मान 300 जब रखोगे बच्चों, 300/3 माइनस ये हो जाएगा 300 गुणा में 28 डिवाइड बाई 100। तो 2 0 यहां से कैंसिल करो, 3 से काटोगे ये 100 आएगा। 28 त्रिक 84, 100 माइनस 84 बराबर क्या होगा? 16 होगा। तो बच्चों, आपको मैंने बेसिक से भी बता दिया और शॉर्टकट तरीके से बता दिया। आप खुद ही कमेंट करके बताइए कि कौन सा तरीका इजी था, कौन सा तरीका बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था। आपको मजा किस में आया, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 में? चलिए हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे है। कहता है कि इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे देखना ये 2 स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बेटे, याद रखना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस p स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, ठीक है, स्क्वायर है ये सब, इज इक्वल टू आपका ये दिया है, यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला है ओवरऑल। आप जानते होंगे सिग्मा एन स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, है ना। देन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 17 स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों, ऐसे प्रश्नों को लगाने का बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन
प्लस 17 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर को आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और फिर साथ ही साथ 2 का स्क्वायर माइनस भी कर दो। ठीक है, यहाँ पे बेटे 4 का स्क्वायर आप ऐड कर दो और प्लस साथ ही साथ 4 का स्क्वायर माइनस भी कर दो। ऐसे ही आप 6 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करोगे, है ना, तो यहाँ भी 6 का स्क्वायर माइनस कर दो। ऐसे ही आप यहाँ पे 16 का स्क्वायर ऐड करोगे तो एंड सो ऑन, यहाँ पे 16 का स्क्वायर आप माइनस कर दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेम वैल्यूज को ऐड किया, सेम वैल्यू को माइनस किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये क्रम से बन जाए, और क्रम से बनेगा तभी आप ये वाला फार्मूला यूज कर पाओगे, क्योंकि ये फार्मूला किसका है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स बनाने के लिए 1 2 3 4 5 आपको क्रम से ले आना पड़ेगा। तो बच्चों एक बात का ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएंगी, ये सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब यहाँ से 1 से लेकर के 17 तक मैं यहाँ पे p का मान 17 रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 17 गुणा में 17 1 18 गुणा में 17 दूना 34, 34 और 1 35 डिवाइडेड बाई 6 माइनस, यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर जैसे ही कॉमन लूँगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब ये फिर से हम इसी फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, n का मान 8 रख करके, यानी ये हो जाएगा 6 3 18 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 17 गुणा में 3 गुणा में 35 माइनस, बेटे ये हो जाएगा 4 गुणा में, अब ये n का मान 8 रखोगे, p का मान 8 गुणा में 8 और 1 9 गुणा में 8 दूना 16 और 1 17 डिवाइड बाई 6। अब देखो 2 से काटोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 त्रिक का 9 आएगा। अब आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि 17 गुणा 3 यहाँ भी है और 17 गुणा 3 यहाँ भी है, तो बेटे 17 गुणा 3 को आप यहाँ पे कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 35 माइनस, यहाँ पे मिलेगा 8 दूना 16। अब आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 51, और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप बेटे देखेंगे तो इस क्वेश्चन में मिलेगा आपको 19, 35 माइनस 16 बराबर 19। अब जरा गुणा करिए, 19 से क्या 19, 19 पंचे 95, 95 और 1 96, यानी 969 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि ए ऑप्शन में पड़ा हुआ है, जो कि ए ऑप्शन में पड़ा हुआ है। सो मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आपने आज की क्लास से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरा मोटिव यही था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं सिखा पाऊँ। इसके पहले तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ही हैं, अपने से बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी हैं, रिवीजन भी किया है, बट एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर दे पाऊँ और इससे अगर आपका कुछ भी बेहतर हो पाए, एक भी क्वेश्चन का अगर आपको फ़ायदा हो, तो मैं अपने इस मेहनत को सफल मानूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा। मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माई वेल विशेस इज़ विथ ऑल ऑफ यू। मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बढ़िया से ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिएगा, आप सभी लोगों के साथ बिल्कुल ठीक होगा, बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।